नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे लॉकडाउन 4 की शुरुआत की, राहत पैकेज पर विपक्ष के सवाल की, जानेंगे फडणवीस की कौन सी रणनीति हुई फेल और क्यों मुसीबत में घिरे शिवराज, और आखिर में बात आर्थिक पैकेज की खुली पोल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। 1 से 15 जुलाई तक होगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा। सीबीएसई बोर्ड ने डेट शीट की जारी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की डेट शीट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा केंद्र की जन विरोधी शर्तों को स्वीकार नहीं करना चाहते, पूरा आर्थिक पैकेज है जीरो। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ जोर शोर से नहीं मनाएगी बीजेपी। नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ। मौजूदा हालात के चलते लिया गया फैसला। एचडीएफसी लिमिटेड को रिजर्व बैंक का आदेश। एचडीएफसी एग्रो और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में घटाए हिस्सेदारी। एचडीएफसी की सब्सिडरी है जीवन बीमा और जनरल बीमा कंपनी। बाजार को रास नहीं आया सरकार का पैकेज। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1027 अंक और निफ्टी 313 पॉइंट नीचे हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य हालात के मद्देनजर लॉकडाउन की मियाद एक बार फिर से बढ़ा दी है, जो 31 मई तक जारी रहेगी। पीएम मोदी के मुताबिक इस बार का लॉकडाउन काफी अलग है, जिसे लेकर कई सवाल मुखर हो रहे हैं, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, जब देश में मामले कम थे तब सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा था, लेकिन अब जब मामलों की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है तो लॉकडाउन में तमाम तरह की छूट दी जा रही है। साथ ही सरकार दावा कर रही है कि हालात नियंत्रण में है, लेकिन आज भी मजदूर सड़कों पर दिखाई दिए। आखिर सरकार की रणनीति क्या है? देखिए मीनाक्षी, दरअसल मोदी जी को अपने मन की बात करने की आदत है और उन्होंने शायद सोचा होगा कि उनके कहने के अनुसार ये महामारी भी इस देश से खत्म हो जाएगी। लेकिन मोदी जी के मन की बात इस इंपोर्टेड यानी कि आयातित बीमारी ने नहीं सुनी। पहले, दूसरे और तीसरे लॉकडाउन के साथ साथ वो अपना दायरा बढ़ाती गई। सेहत के बाद देश की आर्थिक सेहत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। सरकार ने न तो गरीबी के कारण को समझने की कोशिश की, न गरीबों के दर्द को, और न ही गरीबी की मजबूरियों को। दरअसल बीते 6 सालों में सरकार की नीतियों के केंद्र में यानी सेंटर में उद्योगपतियों का मुनाफा ही रहा है। इसीलिए नीति निर्धारक यही सोचते रहे कि 2-4 महीने उद्योग बंद होने के बावजूद उद्योगपति घर बैठे खा पी सकेंगे। उन्हें थोड़ा बहुत घाटा जरूर होगा, लेकिन सेहत की खातिर वो इसे सह लेंगे। नीति बनाने वालों ने इस बात पर विचार करना जरूरी ही नहीं समझा होगा कि 2-4 महीने क्या 2-4 दिन बंद रहने से कितने घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे, और अगर लॉकडाउन जारी रहेगा तो गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों का जीवन यापन कैसे होगा, यह भी सरकार ने नहीं सोचा। सरकार की इसी अदूरदर्शिता के कारण मीनाक्षी, इस देश ने आजादी के बाद शायद सबसे बड़ा विस्थापन देखा, और अब भी हजारों कामगार जो हैं वो सड़कों पर हैं। जो किसी तरह घर पहुंच चुके हैं, उनके पास आगे रोजगार किस तरह रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। वो इस महामारी से खुद को कैसे बचा कर रखेंगे, कैसे सुरक्षित रखेंगे, और बाकियों को कैसे बचाएंगे, इस बारे में भी उन्हें कुछ नहीं पता है। कामगारों के चले जाने से उद्योगों को चलाने में दिक्कतें आ रही हैं, और कारोबार नहीं चलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, यह सरकार के लिए चिंता का विषय है। ये तमाम दिक्कतें अब अपने विकराल रूप में देश के सामने आ चुकी हैं, और सरकार चाहकर भी इनसे मुंह नहीं फेर सकती। इसीलिए अब लॉकडाउन 4 नए रंग ढंग में करने का फैसला लिया गया है। इसमें दिशा निर्देश तो केंद्र के रहेंगे, लेकिन फैसला राज्यों का होगा। यानी अगर मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मीनाक्षी राज्यों की होगी। कुल मिलाकर मीनाक्षी, लॉकडाउन बढ़ाते रहने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि टेस्टिंग बढ़ाने और इलाज की सुविधाएं बेहतर करने से ही समस्या का सामना किया जा सकता है। ये बात 3 महीनों से मोदी सरकार से की जा रही है, लेकिन सरकार लॉकडाउन के रंग ढंग तय करने में लगी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन कोई त्यौहार है जिसे अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाएगा? दरअसल हम एक गंभीर समस्या से घिरे हुए हैं, और उसके निदान के लिए अब भी समय है कि मोदी सरकार कम से कम आंख कान खोलकर देश की वास्तविक हालत देखे और गरीबों को ध्यान में रखकर फैसले ले।
बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आज से देश में पूर्णबंदी का चौथा चरण लागू हो गया है, जो 31 मई तक जारी रहेगा। इस बार पूर्णबंदी में सरकार ने छूट का दायरा बढ़ाया, साथ ही राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए हैं। लेकिन राज्य सरकारों को फैसले लेने की पूरी आजादी नहीं है, तभी तो केंद्र सरकार सभी राज्यों को गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस याद दिला रही है। 31 मई तक देश में पूर्णबंदी का चौथा चरण लागू रहेगा, लेकिन इस बार पूर्णबंदी नए स्वरूप में लागू की गई है। कहने को पूर्णबंदी जरूर है, लेकिन साथ ही सरकार ने छूट का दायरा भी बढ़ा दिया है और साथ ही राज्य सरकारों को भी पहले से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। लेकिन आज भी राज्य सरकारें पूरी आजादी से पूर्णबंदी को लेकर कोई फैसला नहीं ले सकती हैं। राज्य को एक दायरे में रहकर ही फैसला लेने का अधिकार मिला है। बाकायदा गृह मंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यों की सरकारों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है राज्य सरकार गृह मंत्रालय की गाइडलाइन को दरकिनार कर पाबंदियों को कम नहीं कर सकती। गृह सचिव ने इस बाबत राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है पूर्णबंदी के प्रतिबंधों में व्यापक छूट दिए जाने के बावजूद राज्य या संघ शासित प्रदेश गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकते। अगर राज्य चाहें तो कुछ अन्य गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन पाबंदियां घटा नहीं सकते। दरअसल पूर्णबंदी पार्ट 4 में केंद्र ने राज्य को जो अधिकार दिए हैं, उसके मुताबिक अब राज्य जोन का निर्धारण कर सकेंगे। दुकानें कैसे खोली जाएंगी और अंतर्राज्यीय परिवहन का संचालन कैसे होगा, ये फैसले भी राज्य सरकारों पर छोड़ दिए गए हैं। वहीं केंद्र ने सिनेमा हॉल, मॉल, धार्मिक गतिविधियों से लेकर स्कूल, कॉलेज और राजनीतिक आयोजनों समेत जो तमाम पाबंदियां लगाई हैं, उनमें राज्य सरकार चाहकर भी कोई छूट नहीं दे सकती। तो लॉकडाउन के चौथे फेज में केंद्र सरकार ने राज्यों को छूट तो दे दी है, लेकिन कई मामलों में केंद्र की अनुमति जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी को लेकर जो नई गाइडलाइंस जारी की, उसमें आखिर क्या बदलाव किए गए हैं, कौन से नियम कायदे बदले गए हैं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। देश में पूर्णबंदी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और जिस तरह से मामले सामने आने लगे हैं, उसके बाद ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस बार पूर्णबंदी पहले से अलग है। जी हाँ, अब राज्य सरकारें ये तय कर सकेंगी कि उनके राज्य में रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन कौन से हैं। बफर और कंटेनमेंट जोन भी तय किए जाएंगे, जिसमें राज्य सरकारों की मदद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर हर इलाके में ई-कॉमर्स को होम डिलीवरी की छूट दी गई है। पहले ये छूट केवल जरूरी सामान के लिए थी। सैलून, मिठाई की दुकान समेत कई दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये फैसला राज्य सरकार ही करेंगी कि उन्हें कौन सी दुकानें खोलनी है और दुकान खोलने के नियम कायदे क्या होंगे। करीब 50 दिनों से बंद बस सर्विस अब खोल दी गई है। साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें जा सकेंगी, लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमति जरूरी है। प्राइवेट गाड़ियां भी एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगी। पूर्णबंदी में पहली बार स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत तो मिली है, लेकिन यहां सिर्फ खिलाड़ी जा सकेंगे, दर्शक नहीं। सभी तरह के ट्रकों को मंजूरी दे दी गई है। ट्रक अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे। इस बार भी पैसेंजर ट्रेन, घरेलू विदेशी उड़ान, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। शादी समारोह का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 50 लोग ही इकट्ठे हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं है। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर निकलना मना है। गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने पर भी पाबंदी रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्णबंदी पार्ट 4 में उम्मीद के मुताबिक छूट का दायरा बढ़ा है, लेकिन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। पूर्णबंदी के चौथे चरण में छूट का मतलब ये कतई नहीं है कि मौजूदा मुसीबत टल गई है। आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहे प्रभाव को कम करने के लिए छूट का दायरा बढ़ाया गया है। मौजूदा मुसीबत तो सरकार की सिरदर्दी पहले से ज्यादा बढ़ा रही है। अब सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर सुधार के लिए पूर्णबंदी में राहत तो दे दी है, लेकिन इसका कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे पीएम मोदी ने भी हाल ही में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिस पर सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपाने में जुटा है, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर तीखे शब्दबाण चला रहा है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने आज केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाई है।
केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जारी किए राहत पैकेज को लेकर चाहे जितनी भी वाहवाही बटोर ले, लेकिन विपक्ष इस पैकेज की खामियों को लगातार जनता के सामने ला रहा है और सरकार को घेर रहा है। जी हां, अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी राहत पैकेज को लेकर केंद्र को आड़े हाथों लिया है। पी चिदम्बरम ने सरकार की ओर से घोषित आर्थिक पैकेज में गरीबों, अन्नदाताओं और श्रमिकों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और 10 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री ने यह दावा भी किया कि सरकार की ओर से घोषित पैकेज में सिर्फ 1,86,650 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि है, जो भारत की जीडीपी का सिर्फ 0.91% है। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, हमने वित्त मंत्री की ओर से घोषित पैकेज का पूरे ध्यान से विश्लेषण किया। हमने अर्थशास्त्रियों से बात की। हमारा ये मानना है इसमें सिर्फ 1,86,650 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज है। चिदम्बरम के मुताबिक आर्थिक बजट की शेष राशि कई बजट का हिस्सा है और कई घोषणाएं कर्ज देने की व्यवस्था का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के आर्थिक पैकेज से 13 करोड़ कमजोर परिवार, अन्नदाता, कामगार और बेरोजगार हो चुके लोग असहाय छूट गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री ने सरकार से आग्रह किया कि सरकार आर्थिक पैकेज पर पुनर्विचार करे, समग्र वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करे जो जीडीपी का 10% हो। ये 10 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज होना चाहिए। वहीं चिदम्बरम से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी केंद्र सरकार को आर्थिक पैकेज पर पुनर्विचार करने की सलाह दे चुके हैं, मगर शायद सरकार अपने 20 लाख करोड़ के पैकेज का गुणगान करने में इतनी व्यस्त है कि न तो उसे जरूरतमंदों की गुहार सुनाई दे रही है और न ही विपक्ष के सवाल। ऐसे में देखना है सरकार अब भी सवालों पर चुप्पी साधती है या कांग्रेस की सलाह पर गौर करती है। यानी विपक्ष का साफ कहना है केंद्र सरकार के राहत पैकेज में जरूरतमंदों को नजरअंदाज किया गया है, उन्हें फिर से विचार करना चाहिए। वैसे नजरअंदाज तो बीजेपी ने अपनी साथी शिवसेना को भी किया था, जिसका खामियाजा बीजेपी को भरना पड़ा था और शिवसेना ने नए साथियों के साथ सत्ता संभाल ली। तब से महाविकास अघाड़ी सरकार बीजेपी की आंखों में खटक रही है। कई बार तो सियासी दांवपेच के बल पर सरकार गिराने की कोशिश भी की गई, लेकिन अब लगता है कि फडणवीस की रणनीति फेल हो गई है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही थी। उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मंडराए काले बादल को अपने लिए शुभ संकेत मान रही थी। देवेंद्र फडणवीस भी महाविकास अघाड़ी सरकार को हर मुद्दे पर घेरते हुए सत्ता से विदाई को लेकर भविष्यवाणी कर रहे थे। अब फडणवीस ने जोर तो खूब लगाया, उद्धव के रास्ते में बाधा बनने के लिए राजभवन के चक्कर भी खूब लगाए, मगर कुछ हासिल नहीं हो सका और फडणवीस की राजनीति फेल हो गई। कई बाधाओं के बीच आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद के सदस्य के तौर पर शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और 8 अन्य उम्मीदवारों को गुरुवार को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था, जिसके बाद आज सभी ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में छाए काले बादल पर फिलहाल विराम लग गया है। दरअसल महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 सीटें 24 अप्रैल को खाली हुई थी। इस चुनाव में सबकी निगाहें उद्धव ठाकरे पर टिकी हुई थी, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री बने रहने के लिए एमएलसी चुना जाना बेहद जरूरी था। ऐसा इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं थे और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उन्हें 27 मई से पहले विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना जरूरी था, जिसके लिए महाविकास अघाड़ी सरकार ने पूरा जोर लगाया। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी उनका रास्ता रोकने की कई कोशिशें हुई। शिवसेना ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उद्धव को राज्यपाल कोटे से मनोनीत करने की भी सिफारिश की, लेकिन सियासी दांवपेच के चलते शिवसेना को कामयाबी हासिल नहीं हुई। राज्यपाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राजभवन के कई चक्कर लगाए, जिसे बीजेपी की बेचैनी बताया गया। लेकिन अब उद्धव 6 महीने की अवधि पूरी होने से पहले ही विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं, जिससे साफ है कि उद्धव की मुसीबत खत्म हो गई है और फडणवीस की रणनीति फेल हो गई है। अब महाराष्ट्र में तो एमएलसी बनने के साथ ही उद्धव की मुश्किलें हल हो गईं, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासी दांवपेच के बाद सत्ता हासिल करने के बावजूद शिवराज की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी तक विपक्ष स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर सत्ता पक्ष को घेर रहा था, तो वहीं अब खबर है कि बीजेपी के लिए उपचुनाव से पहले ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो बीजेपी के सामने कौन सी मुसीबत है आने वाली, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही सियासी दांवपेच के जरिए कमलनाथ को मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर कर दिया हो और शिवराज फिर से सत्ता पर काबिज हो गए हों, लेकिन शिवराज इस सिंहासन पर कब तक बने रहेंगे, इसका फैसला विधानसभा के उपचुनाव में ही होगा।
जिसके लिए सियासी दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहाँ शिवराज के लिए पहले ही सिंधिया समर्थकों को तवज्जो देने से वरिष्ठ नेता नाराज हैं, तो वहीं अब बीजेपी की परेशानी और भी बढ़ सकती है, क्योंकि उपचुनाव से पहले एक बार फिर पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू की कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। गुड्डू के सांवेर उपचुनाव को लेकर लगातार कांग्रेसियों के साथ बैठक के बाद इन बातों को बल मिला है। इस दौरान उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जमकर घेरा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इसके लिए बड़ी रणनीति बना रही है, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के माध्यम से गुड्डू की वापसी करवाकर सांवेर विधानसभा क्षेत्र में तुलसी सिलावट के खिलाफ मैदान में उतारा जा सके। आपको बता दें, हाल ही में गुड्डू ने सांवेर के प्रमुख कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों पर बात की। उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार सिर्फ धोखा देता है। गुड्डू ने यहां तक कह दिया कि जिस सिंधिया परिवार ने हमेशा देश के साथ और राजनीतिक दलों के साथ धोखेबाजी की, उस परिवार के साथ वफादारी निभाने के लिए सांवेर की जनता के साथ धोखा करने वालों को सहन नहीं करना है। अपने हितों के लिए सांवेर की जनता को धोखा देने वाले ऐसे जनप्रतिनिधि को सबक सिखाना जरूरी है, ताकि आने वाले समय में कोई अन्य जनप्रतिनिधि ऐसा न कर सके। इस बैठक और बयानबाजी के बाद एक बार फिर गुड्डू के कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा तो ये भी है कि दिग्विजय सिंह और गुड्डू दोनों ने इस बारे में चर्चा की कि स्वास्थ्य मुसीबत से कुछ राहत मिलने के बाद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी के बारे में औपचारिक घोषणा की जा सकती है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान सुनवाई न होने और टिकट वितरण को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ विवाद के चलते गुड्डू ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं अब सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और ऐसे में गुड्डू कांग्रेस में वापसी कर सांवेर से उपचुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सिंधिया समर्थक सिलावट के लिए बड़ी चुनौती होगी। वहीं मुकाबले के रोचक होने के भी आसार हैं। ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस सिंधिया आमने सामने होंगे। और बुलेटिन के आखिर में अब बात आर्थिक पैकेज की खुली पोल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। जब वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज के खर्च को लेकर जानकारी देनी शुरू की तो उन्होंने करीब 21 लाख करोड़ की घोषणाएं कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं, भले ही सरकार ने 21 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणाएं की हों, लेकिन सरकार की जेब से महज 1.5 लाख करोड़ रुपए ही जाएंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी तो आत्मनिर्भर भारत के इस पैकेज को जीडीपी के करीब 10% के बराबर का पैकेज बताया। लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो सरकार की जेब से 20 लाख करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 1.5 लाख करोड़ ही खर्च होंगे, जो जीडीपी का महज 0.7% यानी 1% से भी कम है। जी हां, ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाकी का पैसा असल में कई स्रोत से आ रहा है। आरबीआई ने नकदी बढ़ाने के उपाय के तहत करीब 8,10,000 करोड़ रुपए के उपायों की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य पैकेज का हिस्सा सरकार की क्रेडिट गारंटी, भंडार से दिए जाने वाले अनाज या गैर मौद्रिक उपायों के रूप में है। बार्कलेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा, सरकार का कुल वित्तीय सपोर्ट करीब 21 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें करीब 8 लाख करोड़ रुपए का रिजर्व बैंक का सपोर्ट शामिल है। हमारा अनुमान है कि सरकार के बजट पर इसका असर महज 1.5 लाख करोड़ रुपए का होगा, जो कि जीडीपी का 0.75% है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए पुराने ऐलान को मिलाकर कुल 20,97,053 करोड़ रुपए का ब्यौरा दिया है, जिसे लेकर विपक्ष भी सरकार को जमकर घेर रहा है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।